क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। एक घंटे का लेक्चर है, अच्छी तरह से बात को समझना है, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने लेंसेज लॉ के बारे में बात की। लेंसेज लॉ में हमें समझ में आया कि जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट EMF opposes the rate of change of magnetic flux, ठीक है। कैसे अपोज करता है, क्या करता है, उसके बारे में हमने देखा कि एक स्टेटमेंट अगर हमने याद कर लिया होगा तो स्टेटमेंट था पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, एंड दूसरा स्टेटमेंट था दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता, ठीक है। सो अगर आपने पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये कि पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता, इस चक्कर में आपने जिस चीज को पैदा कर लिया उसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक बार करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है और दूसरी बार करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट अपना डायरेक्शन इसलिए बदलता है ताकि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे उस फ्लक्स को अपोज कर सकती है, जो चीज हमने लास्ट लेक्चर में देखी। इन चार बातों का ध्यान आपको लेंस लॉ में रखना है। माइनस साइन का मतलब क्या था, पास आ रहे हैं तो आने नहीं देता, दूर जा रहे हैं तो जाने नहीं देता, एंड ऑल्टरनेटिंग करंट का पैदा होना। फोर्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट आपके लिए पूरा एक अलग सा चैप्टर है, तो उस पूरे से अलग से चैप्टर में हम देख लेंगे, ठीक है। डन है यहां तक? सबको समझ में आ गया था इतना? बहुत ही बढ़िया। एक और पॉइंट जरा इसमें ऐड कर लीजिए, वो ये है कि ये चीज के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। किस चीज के अंदर? इस पर्टिकुलर चीज के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। हालांकि अगर आप दुनिया की कोई भी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सब जगह पे एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फॉलो होता है, और आई होप आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जानते हैं आप? तो दुनिया की आप कोई भी चीज क्यों ना कर रहे हो, वहां पे तो एनर्जी कंजर्वेशन तो होना ही है। तो यहां पे भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इतना एक पॉइंट, यानी कि टोटल 5 पॉइंट आपको लेंसेज लॉ के उस पे ध्यान में रखने हैं। ये फिफ्थ पॉइंट शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नहीं बताया था, वैसे उसको बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। आप चपाती बनाओ या सब्जी बनाओ या आप चावल बनाओ या आप जॉगिंग करो या आप एक्सरसाइज करो,
हर जगह पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू होता है, तो लेंसेज लॉ में भी लागू होता है। ठीक है, इतनी 5 बातें अगर आपको याद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इस अगले टॉपिक का नाम है क्या नाम है अगले टॉपिक का? यस, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कृपया करके अच्छी तरह से इसको समझें। ठीक है, इसके ऊपर एक टॉपिक है फ्लक्स ऑफ द फील्ड, वो हमने पढ़ लिया है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेंसेज लॉ के बाद एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हो गया है, लेंसेज लॉ एंड फैराडे लॉ हो गया है, फ्लक्स ऑफ द फील्ड भी हमने पढ़ लिया है। खाली उसमें आपको एक मैथमेटिकल टर्म दिख रहा होगा, वो मैथमेटिकल टर्म थोड़े आगे चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ कंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छी तरह से बात को समझे। सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह का एक कंडक्टर है। ठीक है, ये आपका कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर इस तरह का एक स्लाइडर है। ये कंडक्टर के ऊपर ये एक स्लाइडर है। अब स्लाइडर का मतलब क्या आप जानते हैं? इस चीज को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। दिस इज अ स्लाइडर, मतलब इसकी पोजीशन बदली जा सकती है। हो सकता है कि ये स्लाइडर कभी ना कभी आपको यहां दिखाई दे दे, इस तरह से। हो सकता है स्लाइडर आपको यहां दिखाई दे दे, ऐसा। और हो सकता है कहीं ना कहीं यहां दिखाई दे, मतलब इन दोनों पोजीशंस के बीच में हम इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये कंडक्टर पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, ये हमने रख दिया पूरा का पूरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में। क्या कोई मुझे बता सकता है मैं ये क्रॉस क्रॉस किस खुशी में बना रहा हूं? क्या मतलब है इस क्रॉस क्रॉस का? क्या कोई मुझे बताएगा? कहां जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इस क्रॉस क्रॉस के मतलब से? प्लेन के अंदर, परपेंडिकुलरली इनसाइड द प्लेन। आई होप आपको ये बातें पता है। ठीक है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, समझना और एनालिसिस करना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे कंडक्टर की लेंथ है L, ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस मेरे कंडक्टर का है X, तो अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो L नाम का डिस्टेंस है, ये L नाम का डिस्टेंस बदल नहीं सकता, पर ये X नाम का डिस्टेंस बदल सकता है। क्योंकि अगर आपने अपने स्लाइडर को ये ब्लू पोजीशन से ग्रीन पोजीशन पे लेके आ गए, तो ये X जो है वो छोटा होके इतना हो जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका X बराबर। स्लाइडर को मूव करने के लिए आपको यहां पे एक वेलोसिटी लगानी पड़ेगी v, या तो आपको यहां पे एक वेलोसिटी लगानी पड़ेगी v। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी लगाई तो स्लाइडर यहां आ जाएगा, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी लगाई तो स्लाइडर यहां पे आ जाएगा। यानी कि क्या मैं स्लाइडर की वेलोसिटी को dx by dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
बिकॉज स्लाइडर की वेलोसिटी से एक्स में बदलाव आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी एक्स बाई डी टी। ये बात सबको समझ में आ रही है? बच्चों वाला चीज लिखा मैंने। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो x नाम का डिस्टेंस है स्लाइडर का, वो बदल रहा है, पहले ज्यादा हो सकता है फिर कम हो सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से असली सवाल पूछने जा रहा हूं। अब मैं आपसे असली सवाल पूछने जा रहा हूं। ठीक है, x अगर चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा? मेरा ये सवाल है। विजय, जो रेड कलर का बॉक्स है वो एक वायर है, एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के ऊपर हमने एक स्लाइडर लगा दिया। ठीक है विजय, अंडरस्टूड? मेरा सवाल आप लोग से ये है कि अगर x चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही, अगर x चेंज होगा तो हमें ये मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने लोगों को ये बात सही लगती है और जितने लोगों को नहीं लगती कि तो कृपया करके यहां देखो। जब आपका स्लाइडर इस वाली पोजीशन पे था तो इतना ज्यादा आपका फ्लक्स था। जस्ट लुक एट द फ्लक्स। आई होप फ्लक्स क्या होता है आपको पता है? फ्लक्स होता है जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके उस क्लोज्ड सरफेस से पास कर रही हैं। तो इस क्लोज्ड सरफेस से देखो कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। दिखा? अगर आपने पोजीशन चेंज कर दी तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा क्लास? ये देखिए, सिर्फ इतना फ्लक्स पास होगा जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं। सही बात गलत बात? बिल्कुल सही है। अब येलो वाला फ्लक्स ज्यादा है कि रेड वाला फ्लक्स ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, येलो वाला फ्लक्स ज्यादा है, रेड वाला फ्लक्स कम है। तो अगर आपने अपने स्लाइडर को पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच में अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट करते चले गए, तो क्या हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरा सवाल आप लोग से यह है कि अगर स्लाइडर लेफ्ट राइट होता रहेगा तो क्या हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस बात पे आपको क्या कहना है, हाँ या ना? बिल्कुल मिलेगा। आपको यहां पे डी फाई बाई डी टी बिल्कुल मिलेगा। और अगर आपको डी फाई बाई डी टी मिलेगा, इसका मतलब आपको ईएमएफ भी मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने इस स्लाइडर को या इस वायर को टच किया तो ये स्लाइडर और वायर झटका मारेगी, क्योंकि इस स्लाइडर और वायर में ईएमएफ पैदा होना शुरू हो चुका है। और ईएमएफ पैदा कैसे हुआ? क्योंकि आपने स्लाइडर को लेफ्ट और राइट मूव करके डी फाई बाई डी टी हासिल करने की कोशिश की। याद रखिए, आपने स्लाइडर को लेफ्ट और राइट करके एरिया में चेंज लाने की कोशिश की है। क्या लाने की कोशिश की है आपने? एरिया में चेंज लाने की आपने कोशिश की है। देखिए, येलो वाला एरिया कितना बड़ा एरिया था और रेड वाला एरिया कितना छोटा एरिया है। यानी कि एरिया में भी आप बदलाव लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। अगर आप एक्स में चेंज ला रहे हैं तो एरिया भी तो चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर x बड़ा तो एरिया बड़ा, अगर x छोटा तो एरिया भी छोटा, और अगर एरिया बड़ा तो फ्लक्स भी ज्यादा, और अगर एरिया छोटा तो फ्लक्स भी छोटा। कितने लोग को ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला?
एरिया में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पे? बराबर। येलो वाले का एरिया बढ़ा है कि नहीं है? अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा फ्लक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर एरिया छोटा होगा तो कम फ्लक्स जाएगा, है ना? क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इक्वल टू साइन, माइनस साइन का टेंशन मत लीजिए, यहां पे मैं माइनस साइन के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि वो अपोज करता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लगे तो मैं ऐसा लिख देता हूं, ई मैग्नीट्यूड बराबर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होगा डी बाई डी टी बराबर बी इंटू ए, बी इंटू एरिया, डी बाई डी टी, बी एरिया क्या लिख सकते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ। चेक कर लीजिए ऊपर जाके, एल नाम की उसकी विड्थ है और ये लंबाई एक्स नाम की है। तो अगर मैंने एरिया लिखने की बात की तो एरिया एल इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है बी ए, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ई यहां पे एक बी और एल को बाहर निकाले तो आप बचेंगे सिर्फ डी एक्स बाई डी टी के साथ। ई का फॉर्मूला आएगा बी एल, डी एक्स बाई डी टी होता है वी। आपने अभी भी ऊपर लिखा था ना डी एक्स बाई डी टी वी होता है। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार, खत्म कहानी। इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है ट्रांसलेशनल ईएमएफ। क्यों ट्रांसलेशनल ईएमएफ बोला जा रहा है? क्योंकि जो मोशन आपने किया वो मोशन ट्रांसलेशनल मोशन था। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है क्लास? स्ट्रेट लाइन मोशन। देखा आपने स्ट्रेट लाइन मोशन किया कि नहीं किया? तो स्ट्रेट लाइन मोशन लेफ्ट राइट, तो ऐसा लेफ्ट राइट करने से जो ईएमएफ पैदा हुआ उसको ट्रांसलेशन ईएमएफ बोलेंगे। और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, हमने पहले देख लिया था। इसलिए जहां मुझे डी एक्स बाई डी टी दिखा मैंने उसकी जगह पे v को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ गया हमारा ट्रांसलेशनल ईएमएफ। बोलिए, रियल में ऐसा ही दिखाई देता है विजय? रियल में भी ऐसा ही दिखाई देता है। आपको एक वायर लेनी है और उस वायर में एक स्लाइडर लेना है, उसको लेफ्ट एंड राइट करते रहना है बस। कॉपर की वायर ले लो, कॉपर की वायर को रेड कलर का शेप दो, एक कॉपर की वायर ऐसी रखो सीधी और अपने हाथ से उसको लेफ्ट एंड राइट करो, थोड़ी देर बाद हाथ में झटका लगेगा तब समझेगा ईएमएफ पैदा हो गया। कितने लोगों को ट्रांसलेशनल ईएमएफ समझ में आया? डन, नो इश्यूज, बढ़े आगे। बढ़िया। अगला टाइप का जो ईएमएफ है जिसके बारे में हमें बात करना है उसका नाम है रोटेशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। रोटेशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। ठीक है, शादी वाला एग्जाम्पल याद है? शादी वाले एग्जाम्पल में ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे थे कि रोटेशनल मोशन के बारे में बात कर रहे थे? तो सब लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि शादी वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? हम लोगों ने बात किया था घूमी घूमी करने के बारे में। याद है आप लोगों को? समझिए ये एक पंखे का पंख है, ये एक पंखे का पंख है, बराबर। और ये पंखे का पंख ऐसे घूमी घूमी गोल गोल घूम सकता है, बराबर क्लास? याद आया सब लोग को? तो अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लूं इस तरह से इस पंख के आजू बाजू, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये पंख घूमी घूमी करेगा तो क्या डी फाई बाई डी टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए।
अगर ये घूमी घूमी करना शुरू किया, मतलब थोड़े देर के बाद अगर ये आपको ऐसे दिखाई देगा, देखो थोड़ी देर बाद आपको ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है क्लास। आफ्टर सम टाइम दिस माइट लुक लाइक दिस। मैं बनाना नहीं चाहता था, डायग्राम खराब हो जाता है, पर एक रफ आइडिया आपको आ जाएगा। ये देखा, बराबर है। ये पंख अगर घूमेगा तो ऐसे घूम के दिखाई देगा। तो जब ये पंख घूमेगा तो क्या हमें d5/dt मिलेगा? क्या शादी में हमारी लाइट आई थी कि नहीं आई थी? आई थी, शादी में लाइट आई थी। तो आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस फैन के ब्लेड ने, अगर इस फैन के ब्लेड ने, दिस इज वन ब्लेड ऑफ अ फैन, वी हैवंट कंसिडर द फुल फैन। फैन में बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, हमने सिर्फ एक ब्लेड को कंसिडर किया है, और हमें पता है कि ये ब्लेड अगर घूमेगा तो d5/dt होगा और हमें ईएमएफ जरूर मिलेगा। पर ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होगा? जैसे कि अगर आप पिछला वाला टॉपिक देखेंगे तो पिछले वाले टॉपिक में ईएमएफ का फॉर्मूला आया BLV। V इज द वेलोसिटी। तो क्या यहां पे वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं। यहां पे वेलोसिटी ना होते हुए यहां पे ओमेगा है। ओमेगा यानी कि क्लास एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जब भी कोई चीज घूमी घूमी करती है तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी नाम की चीज होती है, बराबर। तो अब हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वो ओमेगा के फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। कुछ बातें कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये जो आपको टोटल आपको लंबाई दिख रही है, इसकी टोटल लंबाई जो आपको दिखाई दे रही है, टोटल लंबाई, हाँ, ये जो टोटल लंबाई आपको दिखाई दे रही है ना इस ब्लेड की, ये टोटल लंबाई एल की है। कितनी है? एल, ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्लेड कितने का पड़ा? एल का पड़ा, ठीक है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, हम इस ब्लेड को एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रोकेंगे और उसको स्टडी करेंगे। क्योंकि जब आप इस ब्लेड को एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम रोकोगे तो आपको पता है कि इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिसका नाम होगा v। अगर आपने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको उसमें भी ये चीज समझाई थी कि कोई भी घूमी घूमी करती हुई वस्तु के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी नाम की चीज होती है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कपड़े धुलवाए थे, तो कपड़े धुलवाते वक्त क्या मैंने आपको ये बोला था कि कपड़ों में से जो गंदा पानी होता है वो गंदा पानी टेंजेंशियल वेलोसिटी के तौर पे बाहर निकलता है। याद है हम नदी पे गए थे कपड़े धोने के लिए, पत्थर पे कपड़े धो रहे थे हम लोग, बैट से मार मार के कपड़े धो रहे थे, याद आया किसी को? अरे याद आया? कितने लोग को याद आया? रोटेशनल डायनामिक्स में कपड़े धो रहे थे हम लोग। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी पे स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? बिल्कुल ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे E इज इक्वल टू बी एल वी, बराबर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। पर अब हम इसको डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिखेंगे। डीई इज इक्वल टू बी वी डीएल। क्यों डेरिवेटिव फॉर्मेट में लिख रहे हैं? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। और मैंने डीएल क्यों लिखा? क्योंकि डीएल सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह की वेलोसिटी है, इस पर्टिकुलर जगह पे जितनी वेलोसिटी है, और ये पर्टिकुलर जगह छोटा सा है, पूरा ब्लेड की वेलोसिटी नहीं है ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर आपको याद आएगा तो मैंने आपको पानी में गाड़ी चलाने का एक एग्जांपल दिया था। अगर ये टायर है और ये टायर अगर ऐसा घूमेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी v होती है, पूरे टायर की वेलोसिटी नहीं। पूरे टायर का वेलोसिटी v नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी वहां से उड़ता है।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी अगर v है, तो यहां पे भी हमने इस पर्टिकुलर किसकी किसकी ये dl नाम के छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी v ले ली। तो ये dl नाम का छोटा सा एलिमेंट क्या टोटल ईएमएफ पैदा करेगा? नहीं, ये है एक, ये क्या है, dl क्या है, dl है स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट पैदा करेगा स्मॉल ईएमएफ बराबर। टोटल टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है एल, एल है आपकी टोटल लेंथ। तो आप अगर थोड़ा भी मैथमेटिक्स जानते हैं, तो अगर हम इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आगे की कहानी मिल जानी चाहिए बराबर। तैयार है सब लोग इंटीग्रेशन करने के लिए? कर सकते हैं तैयार, इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार? अभी तक से क्लियर है सब लोग के दिमाग में बराबर? बूंदी का लड्डू नहीं है, बेसन का लड्डू है। बूंदी का लड्डू होता तो इंटीग्रेशन नहीं करते, हम सबमिशन करते। पर ये टोटल एक ही ऑब्जेक्ट है, तो डीएल लिया है, तो ये बेसन का लड्डू हो गया। बेसन का लड्डू मतलब इंटीग्रेशन करेंगे बराबर क्लास। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सब लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन डीई बराबर इंटीग्रेशन बी वी डीएल, और इंटीग्रेशन होगा 0 से एल तक, क्योंकि इस टोटल की लंबाई एल है और 0 हम लोअर लिमिट ले रहे हैं, 0 से लेके टोटल लंबाई तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में आपने सुना होगा। 0 एल बी, वी को हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू आर ओमेगा नाम का फॉर्मूला आपने रोटेशनल डायनामिक्स में सुना है, तो क्यों ना यहां पे वो लिखे आर ओमेगा, मतलब यहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू एल ओमेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे इसकी लेंथ ही हमारा रेडियस है। अगर ये गोल गोल घूमेगा, तो ये जो गोल गोल घूमेगा तो इसकी लंबाई ही इसका रेडियस बनेगी। ठीक है ना, तो r मतलब रेडियस होता है, तो हमने इसको ले लिया, रेडियस के बदले l ले लिया। यहां पे हम क्या पुट करेंगे? ओमेगा एल डी एल बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई विल बी ई बी, ओमेगा आप बाहर निकालें, इंटीग्रेशन 0 टू एल एल डी एल, तो बी ओमेगा एल डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा क्लास? एल स्क्वायर बाय 2 और 0 टू एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी अगर पुट करोगे तो बी ओमेगा स्क्वायर, नहीं बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, अच्छे से अगर लिखोगे तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आता तो शायद समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे किया, क्या किया, वो क्योंकि वो स्टेप मैंने दिखाया नहीं है। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आता है तो बच्चों का कमाल मैंने यहाँ पे किया है। विजय, वी हैवंट टेकन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। हर बार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग नहीं लेते, हम यहां पे सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है, तो वो छोटा सा एलिमेंट एक छोटा सा ईएमएफ पैदा कर रहा है। तो हरदम जब कोई छोटी सी चीज एक छोटा ईएमएफ पैदा करता है, तो तभी इंटीग्रेशन की मदद से टोटल पता किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस डी का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ई मिल जाएगा। बस एल डीएल का इंटीग्रेशन करते समय आई होप आपको पता होगा कि एक्स डीएक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्लास? एक्स डीएक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकते हैं। तो एल डीएल का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी अगर आप पुट करेंगे क्लास, तो भी आपको एल स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद। देखिए बी ओमेगा लगे तो 2 बाहर निकाल दीजिए, एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एल स्क्वायर ही आएगा, तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आता है।
बोलिए डन, क्लियर। तो क्या हमें दो फॉर्मूले समझे? पहला फॉर्मूला था E इज इक्वल टू बी एल वी, और दूसरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। याद रख लीजिए, जिंदगी में काम आने वाली चीज है। दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल एंड दिस इज फॉर रोटेशनल। बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूले याद नहीं रखते, पर जब एग्जाम या हम लोग एंट्रेंस करते हैं उस वक्त उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए कृपया करके अभी से ही इन दोनों फॉर्मूले को याद रखें। बहुत फेमस फॉर्मूले हैं, हर न्यूमेरिकल में आपको बीएलवी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल तो दिख ही जाएगा। एनी डाउट यू वांट टू आस्क? कैन वी मूव फॉरवर्ड? पहले वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था, उसमें तो कुछ किया ही नहीं, dx बाई dt खाली v लिख दिया। सेकेंड वाले पार्ट में थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन किया, थोड़ा बहुत क्या, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है, जो आपको भी बहुत जगह पे आपने देखा होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैंने स्क्रीन के ऊपर रखा है, चेक कर सकते हैं पूरा इंटीग्रेशन। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं वेट करता हूं 1 मिनट, आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डन? नहीं बेटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर नहीं आता, v इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है। और r की जगह पे मैंने l लिख दिया, क्योंकि हमारा रेडियस ही हमारी लंबाई है। अगर ये चीज गोल गोल घूमी घूमी करेगी तो जितना इसकी लंबाई होगी उतने का ही रेडियस बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे r बराबर l पुट कर दिया। बराबर, बढ़ सकते हैं आगे, अभी कोई टेंशन नहीं है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बीच में 3 टॉपिक स्किप हो गए हैं आपके रेड्यूस सिलेबस में, तीनों टॉपिक्स नहीं है। 12.6 नहीं है, 12.7 भी नहीं है, 12.8 भी नहीं है। डायरेक्टली हम लोग आ रहे हैं 12.9 टॉपिक के ऊपर। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि आपके सिलेबस में क्या क्या है वही पढ़िए। ठीक है, टाइम भी आपके पास अच्छा खासा बाकी है, रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से जाइए और मार्क्स लेके आइए। अगला टॉपिक जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना है। अभी हमने यहां पे एक डायग्राम को स्टडी किया। क्या डायग्राम था? ये वाला डायग्राम। कौन सा वाला? ये वाला डायग्राम हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, तो जरा इस डायग्राम को वापस लेके आया जाए। जस्ट अ मिनट क्लास। नहीं, टेक्स्ट बुक का डायग्राम लेके आते ना। एक मिनट क्लास।
ओके, here we have the diagram. ठीक है, और अब मैं किसी को भी लेक्चर बैठने के लिए, कुछ बोलने के लिए अभी बाकी नहीं है, टाइम टेबल भी आ चुका है, तो अब आप खुद ही ज़्यादा सीरियस हो जाओ तो अच्छी बात है, अब आपके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बैठना है बैठेंगे, जो लोग नहीं बैठना चाहते नहीं बैठेंगे, वैसे भी आपको पता ही है कि 100 का अब फिक्स हो चुका है कि 100 को ही हम लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अब मैं आपके पीछे नहीं भागने वाला मैसेज करके कि अरे बैठो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। अब वो गया जमाना, अब हम डेट आ चुकी है हमारे एग्जाम की, तो अब हम हमारे पोर्शन पे ध्यान देंगे, हम लोग पोर्शन कंप्लीट करने पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम रिवीजन पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं बच्चे, जो रेगुलर है, सबका निवांत सब कुछ चलेगा। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज बाय हुक या क्रुक डोंट मिस एनी लेक्चर, और एल्स आप बहुत कुछ ज्यादा मिस कर देंगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ये वाला लूप नजर आ रहा होगा जो मैंने अभी येलो कलर में शेड किया है। ठीक है, अगर इस लूप को मैं इस पर्टिकुलर जगह से निकाल के ऐसा कर दूं, आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर v नाम की वेलोसिटी लगा रहा हूं, और v नाम की वेलोसिटी लगा के मैं इसको पीछे की तरफ खींच सकता हूं। तो अगर मैंने इसको पीछे की तरफ खींच दिया तो कॉमन सेंस वाली बात है क्लास कि ये इसकी नई पोजीशन हो जाएगी। और अब आप इतने दिनों से लेक्चर बैठ रहे हैं, ये तीसरा ईएमआई का लेक्चर है, तो आप समझ ही चुके होंगे कि यही करने से तो मुझे d∅dt मिलता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तभी तो मुझे d∅dt मिलेगा, क्योंकि येलो कलर की जगह में ज्यादा फ्लक्स था और ब्लू कलर की जगह में कम फ्लक्स है, तो d∅dt यही तो हमें ईएमएफ देगा। यही पिछले 3 लेक्चर से चल रहा है, बराबर है। पर हमारे टॉपिक में हमें समझना क्या है? हमारे टॉपिक में हमें समझना यह है कि आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर कॉइल पे वी आर डूइंग सम वर्क ऑन ABCD। जरा इस बात पे ध्यान से गौर फरमाइए, क्या आप इस ABCD नाम की कॉइल पे आप कुछ वर्क कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। तभी तो ABCD के पास V नाम की वेलोसिटी है। इस ABCD नाम के कॉइल के पास, इस ABCD नाम के क्लोज्ड रेक्टेंगुलर कॉइल के पास ये V नाम की वेलोसिटी आई कहां से? वो आप हो, वो आप इंसान हो जो उसके ऊपर ये वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास ये V नाम की वेलोसिटी आई। कितने लोगों को ये दो बात समझ में आई? और इन दो बातों से कितने लोग सहमत है कि हम इस ABCD नाम के कॉइल के ऊपर कुछ वर्क डन कर रहे हैं? कितने लोग इस बात से सहमत है? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर ओके विद दिस थिंग? हो सहमत हो? पक्का सहमत हो? बढ़िया। अब मेरा अगला सवाल जरा ध्यान से समझना, अगला सवाल ध्यान से समझना। अगर हम ABCD पे कुछ वर्क डन कर रहे हैं तो वो वर्क डन गया कहां? सवाल समझा? सवाल समझा? सबसे पहले तो ये बात समझो कि वर्क डन बराबर एनर्जी होता है। अगर आप ABCD नाम के कॉइल के ऊपर
कुछ वर्क डन कर रहे हो ताकि इसको v नाम की वेलोसिटी मिले, और ये इस v नाम की वेलोसिटी से अपना पोजीशन चेंज करे, और अगर उसने अपना पोजीशन चेंज किया तो d∅dt मिलेगा, अगर d∅dt मिलेगा तो EMF मिलेगा। ये पूरी कहानी है। पर सवाल ये उठता है कि आपने जो वर्क डन किया वो गया किधर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने जो वर्क डन किया उसके वजह से वेलोसिटी आई। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। वर्क डन एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में ही कहीं जानी चाहिए। तो सवाल का जवाब यह है, हम जो वर्क डन करते हैं वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और पूरा सिस्टम गर्म होने लगता है। सलीम शेख, वर्क डन EMF नहीं बनाता बेटा, वर्क डन एनर्जी है। और मैंने अभी अभी आपसे कहा, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो आप जो वर्क डन करते हो वो हीट में कन्वर्ट होके इस सिस्टम में चली जाती है। तो धीरे धीरे अगर आपने यहां पे एक थर्मामीटर लगा दिया और अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर नापने लगोगे, तो धीरे धीरे आपके वेलोसिटी लगाने से, यानी कि इसको आगे और पीछे करने से, यानी कि लेफ्ट और राइट करने से, आप जो वर्क कर रहे हो इसके ऊपर वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और सिस्टम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसलिए आपके जनरेटर्स हो, कोई भी चीज हो, वहां पे कूलिंग सिस्टम होता है। वो कूलिंग सिस्टम इस पूरे सिस्टम को ठंडा रखने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां पे अच्छी खासी हीट डेवलप होती है। बात समझ में आई किसी को? डिड एनीबडी अंडरस्टैंड क्या चल रहा है? गॉट इट बेटा? जनरेटर हटा दिया है, टॉपिक बताया मैंने आपको। जनरेटर राउंड होता है, हाँ तो क्या हुआ, घूमी घूमी तो करता है ना। वो घूमी घूमी करने के लिए वर्क डन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी भी चीज को मूव करने के लिए वर्क डन चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां तो मैंने इसलिए बोला कि आप वर्क डन कर रहे हो ताकि आपको ये फीलिंग आए वर्क डन करने की। भले ही वर्क डन आप करो या किसी से करवाओ, वर्क डन तो हो रहा है ना। मेरा सवाल है, वो वर्क डन जा कहां रहा है? जवाब ये है कि जो वर्क डन किया जा रहा है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्लास थोड़े देर के बाद आपको यहां पे इतनी हीट महसूस होगी कि आपको समझ जाना है कि वो हीट कहां से आ रही है। वो हीट आपके वर्क डन के कन्वर्जन से आ रही है। ओके, एवरीबॉडी डन अबाउट दिस? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? ठीक है। सपना विश्वकर्मा का डाउट है, वर्क डन हीट में कन्वर्ट होगा तो एबीसीडी को वेलोसिटी कैसे मिलेगा? यही तो मेरा आपसे कहने का मतलब था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वर्क डन हो रहा है इसलिए वेलोसिटी मिल रही है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, वर्क डन हो रहा है इसलिए वेलोसिटी मिल रही है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। पर वर्क डन एक एनर्जी है, वर्क डन एक एनर्जी है। वो एनर्जी गई किधर? सवाल ये है। प्लीज बात को समझें। बहुत सारे बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही नहीं पढ़ा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिव्स यू वर्क डन।
याद आया? 11th स्टैंडर्ड में ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है इस चीज को, बराबर। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं वर्क डन कर रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल रहा है, काम खत्म। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं पता है? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड टू वेलोसिटी। मैंने जो काम किया वो वेलोसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अरे ये बोलना गलत है। वर्क डन एनर्जी है, क्या वेलोसिटी एनर्जी है? और एनर्जी प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? एनर्जी प्रिंसिपल आपको बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वर्क डन अगर एनर्जी है तो मेरा सवाल है ये एनर्जी कहां गया? देखो, वर्क डन करने से तुम्हें वेलोसिटी मिला, वो वर्क डन करने से मिला, पर वर्क डन गया किधर? ये एनर्जी गई किधर? ये एनर्जी हीट के फॉर्म में गई। घुस रहा है भेजे में कुछ दिमाग में? घुसा? सपना, सपना की सपना घुसा दिमाग में लोगों के? क्या बातचीत चल रही है यहां पे? मैं जानता हूं बहुत बच्चों का यही होता है, बहुत बच्चों का डाउट यही होता है। हो गया ना सर? किसी को पूछो ना वर्क डन कहां गया, अरे सर वेलोसिटी मिला ना, गया ना वर्क डन वेलोसिटी के फॉर्म में। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम कि वर्क डन वेलोसिटी के फॉर्म में गया? वर्क डन एनर्जी है, एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, तो वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है? हाँ, और मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा था, देखिए, आप इस वायर के आजू बाजू फोर्सेस देख रहे होंगे, बराबर। ये फोर्सेस क्यों लगे हैं वायर के आजू बाजू, इसके बारे में हमें थोड़ा और डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है? लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हम वायर पे फोर्स देख सकते हैं। कौन सी फोर्सेस? F1, F2, F3। ये फोर्स कौन सी है? बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो हमने लगाई। नहीं, ये वो फोर्स नहीं है जो हमने लगाई। हमने तो इधर फोर्स ही नहीं लगाई। हमने फोर्स कहां लगाई है? हमने फोर्स यहां लगाई है। क्लास जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ जी, मैं आपसे ये कह रहा था, बहुत सारे लोग को लगता है कि ये जो मैंने ग्रीन कलर में मैंने फोर्स को राउंड राउंड किया है, ये फोर्स हमने लगाई है। बिल्कुल नहीं, हमने तो फोर्स यहां लगाई है। ये देखो, अगर हमने ये फोर्स यहां लगाई है तो तभी तो हमको वेलोसिटी मिली है। देखा, बराबर है कि नहीं है? फोर्स लगाई तभी तो वेलोसिटी मिली, बराबर है कि नहीं है? तो ये फोर्स लगा के अगर वेलोसिटी यहां मिली है तो ये तीनों फोर्सेस कौन सी है फिर? F1, F2 और F3, ये कौन सी फोर्सेस है? तो क्या मैंने बिल्कुल सही दिखा? हम वायर पे फोर्स देख सकते हैं, F1, F2, F3। ये फोर्स कौन सी है? क्या ये सवाल वैलिड है? कितने लोग को ये सवाल वैलिड लगता है? क्या बिल्कुल सही सवाल मैंने पकड़ा है? हाउ मेनी पीपल फील दैट दिस क्वेश्चन इज वैलिड? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जरा मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। डी फाई बाई डी टी हो रहा है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। डी फाई बाई डी टी की वजह से ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है। ये स्टोरी आपके दिमाग में अभी तक से छप गई होगी, परंतु जब करंट पैदा होता है तो करंट अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है।
बी आई का मतलब है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और आपने लेंसेस लॉ में, जब मैंने आपको पास आ रहे हैं आने नहीं देता और दूर जा रहे हैं जाने नहीं देता, उस वक्त मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। उस वक्त मैंने आपको यह समझाया था कि ईएमएफ ने करंट को हुक्म दिया था कि तुम d∅dt से जाके झगड़ा करो, अगर आप याद करोगे तो। ठीक है, किया था। परंतु करंट ने डायरेक्टली जाके d∅dt के साथ पंगा नहीं लिया। करंट ने पैदा किया उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड और उसको बोला जाओ तुम d∅dt के साथ पंगा करो, क्योंकि करंट को यह बात पता थी कि जहर का इलाज जहर ही होता है और गर्मी का इलाज गर्मी होता है। लोग गर्मी में ज्यादा चाय पीते हैं ठंडी के मुकाबले। तुम्हें पता था कि यह बात? तुम्हें पता है लोग ठंडी में कम चाय पीते हैं, गर्मियों में लोग ज्यादा चाय पीते हैं। इमेजिन करो, गर्मी का इलाज गर्मी और जहर का इलाज जहर। उसी तरह से अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के से झगड़ा करना है तो तुम्हें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी पड़ेगी। तो तब मैंने आपको ये चीज का इंट्रोडक्शन दिया था। हालांकि हम इसके बारे में अभी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसके बारे में अभी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा की है और एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही वहां पे मौजूद है, जिसको मैं बीई बोल रहा हूं। बीई का मतलब होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अगर एक ही जगह पे दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में पंगा होता है। और अगर दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पंगा होता है तो 11th स्टैंडर्ड में आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया, वो था F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। और ये फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर carrying current kept in an external magnetic field। जिन लोगों को याद आया आया, जिन लोगों को नहीं आया उनके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। और आपने इस फॉर्मूले को देखा भी होगा। बहुत सारे बच्चे लोग इसको बिल की तरह याद करते हैं, BIL बिल। मैं इसको ILB साइन थीटा की तरह याद करके रखता हूं। देखा होगा आपने ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फोर्स acting on a wire carrying current I kept in an external magnetic field। तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज करते हो F वाला। सो क्लास, आप जो F यहां पे देख रहे हो, द F व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस F इज एक्चुअली दिस F। ये है वो F। यानी कि ये जो वायर के तीनों साइड्स पे फोर्स लग रहे हैं ना, ये तीनों साइड्स पे वो फोर्स लग रहे हैं जो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर, करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है। इस साइड क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ये भाग मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, देखो, इसलिए यहां उन्होंने कोई फोर्स नहीं लगाया। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। बोलो, क्लियर है ये फोर्स कौन सी है? अगर तुमसे कोई पूछेगा ना, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्यों लगती है, तो तुम जवाब क्या दोगे? करंट कैरिंग वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में पंगा होता है और इस पंगे की वजह से वायर के ऊपर फोर्स लगती है। पंगा जब इन दोनों के बीच में होता है तो वायर के ऊपर फोर्स लगती है। तो आपने ये चीज याद रखनी। बोलो, कितने लोग को ये बात समझ में आई? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा फॉर्मूला क्लियर है? आगे बढ़ू? कैन आई मूव फॉरवर्ड? बराबर।
यहां पे थीटा कितना होगा 90 डिग्रीज, तो साइन थीटा कितना होगा 1। अगर किसी को पता नहीं है कि थीटा सर ने 90 डिग्री कैसे ले लिया, ऐसे कैसे सर आपने थीटा 90 डिग्री ले लिया, तो अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा इसका वेक्टर फॉर्म होता है। एल यानी कि वायर की लंबाई, बी यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थीटा नाम का एंगल होता है वो वायर की लंबाई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। आइए देखते हैं वायर की लंबाई किधर है भाई। आइए डायग्राम के ऊपर जरा गौर फरमाते हैं, देखते हैं क्या हमें समझ में आया। हाँ जी, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, और ये आपका वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है प्लेन के अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। वायर ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है प्लेन के अंदर, 90 डिग्री का एंगल। आप कहीं पे भी जाके देखिए आपको वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, इसलिए यहां पे हमने 90 ले लिया, और साइन 91 होता है, आपको ये बात पता होगी। तो एफ का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा क्लास, हाउ विल यू चेंज द फॉर्मूला ऑफ एफ। एफ का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन 90 हो चुका है, तो एफ का फॉर्मूला हो जाएगा क्लास सिर्फ आई एल बी बराबर, जानते हैं इतना आप, ठीक है। अब अगला मेरा देखिए फॉर्मूला, एफ बराबर करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इंटू एल बी। ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये क्या है आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो हम उसके नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखो इस वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो यहां है, ये करंट पैदा हुआ, ये ईएमएफ पैदा हुआ, इसको मैंने यहां भी लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईएमएफ ने करंट को पैदा किया। तो अगर आप बचपन में ओहम्स लॉ पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो मैंने इसकी मदद से लिखा करंट एज V बाय आर, V बाय आर यानी कि E बाय आर, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज नहीं है, हमारे पास ईएमएफ है। क्या ये स्टेप सब लोग के दिमाग में क्लियर है, आई की जगह पे E बाय आर लिखा मैंने, क्लियर है, डन, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, F बराबर E के बदले में क्या लिख सकता हूं, बी एल वी। मैंने अभी अभी ताजा ताजा ये फॉर्मूला सीखा कि अगर कोई बंदा v नाम की वेलोसिटी से आगे पीछे जाता है तो उसमें ईएमएफ जो पैदा होने वाला होता है वो ईएमएफ इतने का होता है, बीएलवी का ईएमएफ होता है, बराबर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, अभी अभी हमने डिराइव किया कि नहीं किया इस फॉर्मूले को। तो क्या मैं इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो जरा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल और बी पहले से ही यहां पे है। तो जरा फोर्स को अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है, फोर्स को अच्छी तरह से, विजय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाय आर। आपके पास V है नहीं, आपके पास ईएमएफ है, आ गया, डन, बढ़िया। ये B और ये B स्क्वायर हो जाएगा, ये L और ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये V इधर ही रहेगा, और ये R नीचे आ गया। ये हो गया हमारे फोर्स का फॉर्मूला। पर आप अभी सोच रहे होंगे कि यार हमने फोर्स का फॉर्मूला क्यों निकाला, हमने फोर्स का फॉर्मूला इसलिए निकाला क्योंकि हम इससे निकाल सकते हैं पावर का फॉर्मूला। पावर जानते हैं क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आपके दिमाग में एक और डाउट आएगा, पहले तो आपके दिमाग में डाउट आएगा व्हाई डिड वी कैलकुलेट फोर्स, तो आई आंसर्ड यू, हम लोग पावर निकालने के लिए फोर्स निकाला। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा व्हाई पावर,
भाई पावर क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, पावर से हम हीट निकाल सकते हैं, है ना? बचपन में पढ़ा, 11th स्टैंडर्ड में करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी नाम की कोई चीज पढ़ी है आपने पावर के अंदर? आई स्क्वायर आर, पावर होता है आई स्क्वायर आर, सुना है कभी आपने? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर टाइम्स आर, और इसी पावर को आप हीट बोलते हो, हीट। 11th स्टैंडर्ड में कभी सुना होगा, बराबर सुना है ये फॉर्मूला, तो आई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, जैसे कि अभी आदित्य कामले जी कमेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो सर। आदित्य कामले जी, वही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत कम लोगों को पावर का ये फॉर्मूला पता होता है। पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। समझा? समझा? किसी को समझा ये क्या निकाल रहा हूं मैं, पावर क्यों निकाल रहा हूं? किसी को समझा? क्योंकि पावर ही हीट होती है, पावर ही हीट होती है। तो पावर बराबर फोर्स कितना है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, ये वाला वी यानी कि वेलोसिटी, बराबर। तो यहां से पावर क्या आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है आपका पावर और यही है आपका हीट प्रोड्यूस्ड। और हमने बात की थी, आपको पता होगा कि आप जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन किस चीज में कन्वर्ट होता है, वो वर्क डन कन्वर्ट होता है हीट में, और वो हीट यानी कि पावर, हीट यानी कि क्या, पावर। तो वो पावर हमने अभी निकाला, और वही पावर का जो फॉर्मूला होगा वो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समझा किसी को? क्या अभी भी लोग मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है? अरे यहाँ पे पावर लिखा है मैंने, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। जागो जागो जागो, पावर निकाल रहा हूं, पावर। पावर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि आप हीट निकालना चाहते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आई? आप ये जानना चाहते हैं कि कितना हीट पैदा हुआ, इतना हीट पैदा हुआ। डन? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? डन है क्या? आसान सा टॉपिक, फटाफट एक क्विक रिकैप मारते हैं, देखते हैं कि हमने क्या इसमें सीखा। इस टॉपिक में हमें पता चला कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन एक्चुअल में हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस हीट को निकालने के लिए हमने सारी कहानी की, पर सबसे पहले हमें एक डाउट आया कि वायर पे हम तीन तरह की अलग अलग फोर्सेस देख सकते हैं, F1 F2 F3। तो हमारे को ये दिमाग में डाउट आया कि ये F1 F2 F3 नाम की फोर्सेस क्या हैं। तो उस डाउट को हमने क्लियर किया कि F1 F2 F3 नाम की फोर्सेस वायर पे लग रही हैं। वायर पे फोर्सेस क्यों लग रही है? क्योंकि वायर के पास करंट है, करंट के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, करंट की मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पंगा होता है, इसके वजह से वायर के ऊपर फोर्स लगती है। तो फोर्स हमने क्या लिखा, ठीक है, उसमें नीचे लिखा है कि पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किशन यादव, कहां लिखा है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? दिखा दो मेरे को कहां लिखा है। हम्म, कहां पढ़ते जा रहे हो आप? टेक्स्ट बुक में कहां लिखा है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? कौन से पेज पे हो आप? 276, हाँ 276 में कहां लिखा है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर कैसे होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? हाँ, अरे यार थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो पावर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। यही तो समझा रहा हूं, मिस टाइप नहीं है, सही लिखा हुआ है किशन, सही लिखा हुआ है, कोई मिस टाइप नहीं है किशन। Nothing is misprint. It's written absolutely clear. Power is force into velocity. पावर का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, और पावर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्लास एक और चीज को आपने मैंने आपको सिखाई, एंगल किसके बीच में होता है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता एंगल किसके बीच में देखना है। तो एंगल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है। इसके बाद जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है बहुत सिंपल सिंपल डेरिवेशन है। हम लोगों ने आई के जगह पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पुट किया, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ है, रेजिस्टेंस का वायर का रेजिस्टेंस है, ई की जगह पे बी एल वी, बी बी वी स्क्वायर, एल 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 स्क्वायर और वी अपॉन आर। एक बार आपका फोर्स आ गया, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, बस पुट किया, आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। डन, क्लियर, चेक कर लीजिए एक बार। डन है, यही आपका हीट प्रोड्यूस्ड है। समझा? चलिए कल सुबह मिलेंगे, टाइमिंग मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ, ठीक है? कल सुबह इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।